क्या हो अगर आपके विचार ही आपको ठीक कर सकें? क्या हो अगर प्यार जो आप दूसरों को देते हैं और जो खुद को देते हैं किसी दवा जितना ताकतवर हो? अब सोचिए, ये बातें कोई संत या कवि नहीं बल्कि एक सर्जन कह रहा है, एक ऐसा डॉक्टर जिसे ऑपरेशन करना आता है, जो कैंसर से लड़ता है, जो विज्ञान में पला बढ़ा है। लेकिन डॉक्टर बर्नी सिगल ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने मरीजों की बात सुनी। वो समझ गए कि जो मरीज अपनी भावनाओं को अपनाते हैं, खुद से प्यार करते हैं और जिंदगी को पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर इलाज का सबसे अच्छा जवाब देते हैं। यहीं से शुरू होती है ये अनोखी यात्रा, लव, मेडिसिन और मिराकल्स। डॉक्टर बर्नी सीगल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एक क्रांतिकारी सोच वाले इंसान हैं। येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कैंसर के मरीजों के साथ काम किया, बट विद अ ट्विस्ट। उन्होंने इलाज को सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं माना। उन्होंने कहा, इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, यह इंसान के पूरे वजूद का होता है। उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया, एक्सेप्शनल कैंसर पेशेंट्स, ICAP। यह मरीजों के लिए था जो अपने इमोशंस को खुलकर जाहिर करना चाहते थे, कला और आत्म अभिव्यक्ति के जरिए अपने दर्द को समझना चाहते थे। परिणाम? कुछ लोग ठीक हो गए, कुछ लोग उम्मीद से कहीं ज्यादा जिए, और सभी ने जिंदगी के मायने को नए सिरे से जाना। इन्हीं अनुभवों को इस किताब में एकत्र किया गया है। यह सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं, यह इंसानी जज्बे, प्यार और चमत्कार की कहानी है। इस ऑडियो बुक में आपको क्या सुनने को मिलेगा? सच्ची कहानियां ऐसे मरीजों की जो मौत से नहीं, जिंदगी से प्यार करने लगे। कैसे दिमाग की सोच शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। कैसे खुद से प्यार करना कोई भावुक विचार नहीं बल्कि एक जरूरी इलाज है। कैसे गुस्सा, डर, अपराध बोध और इनकार को दबाने के बजाय जाहिर करना चाहिए। कैसे माफ करना, खुलकर रोना और भावनाएं बांटना चमत्कारिक परिणाम लाते हैं। डॉक्टर सिगल इसे कोई जादू नहीं कहते, यह पूरी तरह वास्तविक इनसाइड वर्क है। एक डॉक्टर किताब का नाम प्यार, दवा और चमत्कार क्यों रखता है? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मरीज प्यार महसूस करते थे, चाहे अपने परिवार से, दोस्तों से, डॉक्टर से या खुद से, वो जल्दी ठीक होते थे। प्यार स्ट्रेस घटाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इलाज के असर को बेहतर बनाता है और सबसे जरूरी, आपको नियंत्रण का एहसास कराता है। प्यार दवा बन जाता है। यह सिर्फ बीमार लोगों के लिए साई नहीं है। अगर आप बीमार नहीं हैं तब भी यह किताब आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यह आपसे सवाल पूछती है, क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप चाहते हैं? क्या आप अपनी भावनाएं दबा रहे हैं या उन्हें अपनाते हैं? क्या आप खुद से उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरों से? यह किताब शरीर की नहीं, जिंदगी की चिकित्सा है। इस किताब में डॉक्टर सिगल की आवाज सच्ची, साधारण और इंसानियत से भरी हुई है। वो उपदेश नहीं देते, वो साथ चलते हैं। वो कहानियां सुनाते हैं, रास्ते दिखाते हैं और हर पल आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है। हर अध्याय आपको एक नई दिशा देगा। विश्वास की शक्ति, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। माफी और भावनात्मक ईमानदारी का रोल, ध्यान और कल्पना के जरिए आत्म चिकित्सा और मरीजों की असली कहानियां जो आपको चौंकाएंगी और प्रेरित करेंगी। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर भागते हैं, छिपते हैं या खुद से कट जाते हैं, ये किताब हमें कहती है, जिंदा बनो, जागो, अपने शरीर और मन की सुनो। इलाज कोई एक तरफा काम नहीं है, ये साझेदारी है, आप और आपका जीवन। डॉक्टर सीगल हमें सिखाते हैं कि चमत्कार कोई रहस्य नहीं, वो होता है जब आप खुद से सच्चा प्यार करना शुरू करते हैं। एक जिज्ञासु लेकिन जरूरी सवाल, अगर अभी इस पल आपका शरीर आपसे कुछ कह पाता तो क्या कहता? आराम मांगता, माफी चाहता, प्यार चाहता या सिर्फ थोड़ी सी सच्चाई? चलो सुनते हैं। अब अध्याय 1 शुरू करते हैं। अध्याय 1, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन का भी हिस्सा होती है। हम अक्सर बीमारी को सिर्फ एक शारीरिक घटना मानते हैं, बुखार, खांसी, थकान या कोई अंग विशेष में तकलीफ। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर बीमारी के पीछे कुछ ऐसा भी होता है जिसे डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं पकड़ पाती। मन का हाल,
आप जब खुश होते हैं, किसी अच्छी खबर से उत्साहित, तो क्या महसूस करते हैं? दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें खुल जाती हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, यह शरीर को मिला लाइव संदेश है। इसके उलट जब आप डरते हैं, चिंता करते हैं, तनाव में होते हैं, दुखीते, तो क्या होता है? शरीर सिकुड़ने लगता है, कंधे भारी हो जाते हैं, पेट में ऐंठन होती है, नींद उड़ट जाती है। यह डाई सिग्नल है, शरीर को मिलने वाला एक नकारात्मक संदेश कि कुछ गलत हो रहा है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी asa.cancer.org और मनोवैज्ञानिक शोध subrief.com इस बात की पुष्टि करते हैं कि लगातार मानसिक तनाव, अनसुलझे भावनात्मक घाव और डर जैसी स्थितियां प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति हर दिन ऑफिस में जाता है, हंसता है, काम करता है, लेकिन उसके अंदर पुराना गुस्सा भरा हुआ है, शायद किसी रिश्ते में मिले धोखे का या माता पिता की उपेक्षा का। वह गुस्सा दबा रहता है, खुलकर बाहर नहीं आता। धीरे धीरे वह गुस्सा शरीर में दर्द बन उभरता है, कमर दर्द, सिर दर्द, हाई बीपी या बार बार होने वाले इन्फेक्शन। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। जब हम भावनाएं दबाते हैं तो शरीर उन्हें सहेज कर रखता है और फिर किसी दिन वह कहता है, अब और नहीं। तनाव और प्रतिरक्षा एक अदृश्य लड़ाई। तनाव सिर्फ एक भावना नहीं, यह शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन को बढ़ा देता है। यह हार्मोन अगर थोड़े समय के लिए हो तो मदद करता है, लेकिन जब यह महीनों या सालों तक बढ़ा रहता है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली धीमी हो जाती है। वायरस, बैक्टीरिया और अन्य बीमारियां शरीर में आसानी से घुसने लगती हैं। कई शोधों में पाया गया है कि जिन लोगों को क्रॉनिक डिप्रेशन या एंजाइटी होती है, उनके शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, जिससे हृदय रोग, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। आत्मचिकित्सा की शुरुआत। तो इसका हल क्या है? आत्मचिकित्सा यानी खुद को ठीक रखने की शुरुआत वहीं से होती है, भावनाओं को समझने और अपनाने से। जो बात चुभी है उसे पहचानिए, जो रिश्ता दर्द दे रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो डर आपको जकड़े हुए है उसे लिख डालिए। शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि जैसे जैसे मन हल्का होता है, शरीर भी खुलने लगता है। हर वह चीज जो आपने छिपाई थी वह एक ऊर्जा बनकर लौटती है, हीलिंग की ऊर्जा। एक सच्चा उदाहरण, रीमा 42 वर्षीय बैंक मैनेजर कई सालों से माइग्रेन और पेट की समस्या से जूझ रही थी। सभी जांचें सामान्य थीं, लेकिन दर्द बना रहता था। जब उन्होंने एक काउंसलर की मदद ली तो पता चला कि बचपन में हुए एक आघात को वह आज तक अपने भीतर दबाए हुए थी। जब उन्होंने उसे स्वीकारा, उस पर बात की और रोई, उनका दर्द धीरे धीरे कम हुआ। आज वे दवाइयों से लगभग मुक्त हैं। यह सिर्फ रीमा की कहानी नहीं, यह हजारों लोगों की कहानी है। बीमारी का इलाज दवा से होता है, लेकिन स्वस्थ जीवन की शुरुआत मन की सफाई से होती है। अध्याय का अंतिम सवाल, अगर आपकी हर बीमारी, हर दर्द किसी ऐसी अनकही भावना की भाषा हो जिसे आपने कभी खुद से भी नहीं सुना, तो क्या आप उसे अब सुनने को तैयार हैं? अध्याय 2, विशेष रोगी जो सिर्फ इलाज नहीं, बदलाव चुनते हैं। बीमारी का सामना करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो खुद को शिकार मानते हैं, अपनी हालत पर दुखी होते हैं और पूरी तरह डॉक्टर पर निर्भर हो जाते हैं। और दूसरे, जिन्हें विशेष रोगी कहा जाता है। ये लोग सिर्फ इलाज नहीं लेते, बल्कि स्वास्थ्य के सफर में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अमेरिकन सर्जन और लेखक डॉक्टर बर्नी सिगल ने इन रोगियों को एक्सेप्शनल पेशेंट्स कहा, ऐसे मरीज जो सामान्य नहीं, असाधारण प्रतिक्रिया देते हैं और अक्सर असाधारण नतीजे भी पाते हैं। विशेष रोगियों की 4 खास बातें। 1, वे सीखते हैं, समझते हैं, सवाल करते हैं। इन रोगियों के लिए डॉक्टर भगवान नहीं, बल्कि एक साथी होते हैं। वे अपने शरीर और बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी जुटाते हैं और डॉक्टर से सवाल करने में हिचकिचाते नहीं। वे पूछते हैं, इस इलाज के साइड इफेक्ट क्या हैं? क्या कोई वैकल्पिक तरीका है? मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं बेहतर होने के लिए? वे इलाज को सिर्फ दवा और टेस्ट तक सीमित नहीं मानते,
बल्कि वह अपने भोजन, दिनचर्या, भावनाओं और सोच तक में बदलाव लाते हैं। 2. वे हार नहीं मानते, उनकी एक लड़ने की भावना होती है। फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन की दिशा है। जिन lavantia.com के मुताबिक ऐसे लोगों की 10 साल तक जीवित रहने की संभावना औसत से कहीं अधिक होती है। वे बीमारी से नहीं डरते। वे सोचते हैं, यह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं इसका जवाब बनूंगा, शिकार नहीं। यह भावना शरीर को लाइव सिग्नल देती है, वही सिग्नल जो प्रतिरक्षा तंत्र को जगाता है, कोशिकाओं को लड़ने की ताकत देता है। 3. वे खुद को बेहतर जानने लगते हैं। जब बीमारी आती है, ये लोग खुद से यह नहीं पूछते कि दवाई कब असर करेगी। वे पूछते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्या था जिसने मुझे यहां तक लाया। वे अपनी पुरानी आदतों, रिश्तों और सप्रेस्ड इमोशंस की जांच करते हैं और वहां से बदलाव की शुरुआत करते हैं। 4. वे डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। विशेष रोगी डॉक्टर के निर्देशों को आंख बंद करके नहीं मानते। वे संवाद करते हैं, सहमति बनाते हैं और खुद को इस प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा मानते हैं। इससे डॉक्टर को भी उनके साथ बेहतर काम करने का मौका मिलता है। डॉक्टर सीगल के 4 गहरे सवाल। डॉक्टर बर्नी सीगल अपने मरीजों से 4 सवाल पूछते हैं। ये सवाल साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत गहरी समझ है। इन सवालों के जवाब अक्सर आत्मचिकित्सा की दिशा तय करते हैं। 1. क्या आप 100 वर्ष जीना चाहते हैं? यह सवाल जीवन के प्रति आपकी इच्छा की परीक्षा है। अगर जवाब नहीं है, तो यह इशारा करता है कि शायद कहीं गहरे आप थके हुए हैं, निराश हैं या जीवन में कुछ अधूरा है। 2. बीमारी से पहले के 2 सालों में क्या हुआ? शारीरिक बीमारी अक्सर भावनात्मक घटनाओं की छाया होती है। प्यार का टूटना, किसी करीबी की मौत, नौकरी का तनाव या बचपन की कोई दबा दी गई याद, ये सब हमारे शरीर पर असर डाल सकते हैं। 3. बीमारी आपके लिए क्या मायने रखती है? कुछ लोगों के लिए बीमारी एक छुट्टी की तरह होती है, रुकने का मौका। कुछ के लिए यह सजा होती है और कुछ के लिए संदेश। जब आप बीमारी का अर्थ समझते हैं, तो उसके साथ आपका रिश्ता बदलने लगता है। श्योर, क्यों आपको यह बीमारी मिली? यह सवाल आत्मदृष्टि की ओर इशारा करता है। इसका जवाब डॉक्टर नहीं, सिर्फ आप दे सकते हैं। शायद यह बीमारी आपको रुककर सोचने, माफ करने या जीवन के मायने बदलने के लिए आई हो। एक सच्ची झलक। अनिल, 55 वर्षीय बिजनेसमैन, को कैंसर हुआ। उन्होंने सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं कराई, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदली, रोज ध्यान शुरू किया, जर्नलिंग की और परिवार के साथ बिताए रिश्तों की मरम्मत की। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या सबसे ज्यादा मदद मिली, उन्होंने कहा, मैं अब बीमारी से नहीं, अपने पुराने तरीके से जीने से डरता हूं। अध्याय का अंतिम सवाल, क्या आप भी खुद को विशेष रोगी बनने देंगे या बीमारियों को अपने जीवन का आखिरी शब्द मानते रहेंगे? अध्याय 3, प्यार की ताकत। जब आप खुद को अपनाना सीखते हैं। अगर शरीर एक मंदिर है, तो प्यार उसकी ऊर्जा है। लेकिन यह सिर्फ रोमांटिक या पारिवारिक प्यार की बात नहीं हो रही। यहां बात है बिना शर्त प्यार की, यानी अनकंडीशनल लव की। यह वो भावना है जो न आलोचना करती है, न शर्तें रखती है। यह वह ताकत है जो इंसान को भीतर से स्वीकार करती है, जैसे वह है। शोध बताते हैं कि जब हम बिना शर्त प्यार महसूस करते हैं, खुद के लिए या किसी और के लिए, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो न सिर्फ मूड सुधारते हैं, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। खुद से प्यार। हीलिंग की पहली ईंट। 1. आत्मस्वीकृति, जहां से सब शुरू होता है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना नहीं है। यह खुद को पूरी तरह अपनाना है, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ और अपनी अधूरी कहानी के साथ। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, तो अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति शरीर में तनाव कम करती है, जिससे हीलिंग तेज होती है। 2. बचपन की कमी को भरने का तरीका। बहुत से लोग बचपन में वह स्नेह, वह इज्जत, वह अपनापन नहीं पा सके जिसके वे हकदार थे। शायद माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, या टीचर ने तिरस्कृत किया, या साथियों ने मजाक उड़ाया।
ये अनुभव मन में एक संदेश छोड़ जाते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। यह विचार जितना पुराना है उतना ही जहरीला भी। सेल्फ लव यही काम करता है, इस पुराने जहर का एंटीडोट बनकर। जब आप खुद को प्यार देना शुरू करते हैं, जब आप खुद से कह पाते हैं तू ठीक है जैसे है, तो बचपन की वो दरारें भरने लगती हैं। दूसरों को बिना शर्त प्यार देना कोई कम चुनौती नहीं है। यह तब होता है जब आप सामने वाले की कमियों के बावजूद उसे अपनाते हैं। इस प्यार में न ईगो होती है न स्वार्थ। यह एक ऊर्जा है जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है बल्कि शरीर को भी गहराई से प्रभावित करती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जिन लोगों के रिश्ते स्नेह और सहयोग से भरे होते हैं, उनकी बीमारियों से उबरने की गति तेज होती है, खासकर हृदय रोग, कैंसर और मानसिक तनाव जैसे मामलों में। हर सुबह उठकर अगर आप एक वाक्य खुद से कहें, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं, तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका दृष्टिकोण, व्यवहार और ऊर्जा में बदलाव आ रहा है। यह वाक्य आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली तक भी पहुंचता है, क्योंकि जब मन सुरक्षित महसूस करता है तो शरीर भी राहत की सांस लेता है। एक सच्चा अनुभव। रुचि 38 वर्ष की एक अकेली मां बार बार बीमार पड़ती थी। थकान, सिर दर्द, शरीर में सूजन, डॉक्टर सब सामान्य बताते पर दिक्कतें बनी रहती। एक थेरेपिस्ट ने उन्हें सेल्फ लव जर्नलिंग शुरू करने को कहा। शुरुआत में यह बचकाना लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद में बदलाव महसूस किया। उन्होंने लिखा, मुझे अपनी थकावट समझ आती है। मैं खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी हूं जितना अपने बच्चों के लिए। मैं अपनी पुरानी गलतियों को माफ करती हूं। 6 महीने बाद उनका शरीर भी बदल गया। कम थकावट, बेहतर नींद और एक नई ऊर्जा। प्यार सबसे सस्ता और सबसे गहरा इलाज। ना इसे खरीदने की जरूरत है, ना किसी से मांगने की। बस इसे खुद से शुरू करना होता है। और जब आप खुद को प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नजर से देखने लगती है। अध्याय का अंतिम सवाल, अगर आपकी हीलिंग सिर्फ दवा पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती हो कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप खुद से प्यार करना सीखने को तैयार हैं? अध्याय 4, भावनाओं का मुक्तिकरण। भीतर का जहर बाहर निकालना जरूरी है। बीमारी कभी सिर्फ शरीर की घटना नहीं होती, यह भावनाओं का जमा हुआ बोझ भी होती है। जब हम किसी भावना को महसूस करने की जगह उसे दबा देते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, डर या अपराध बोध, तो वह शरीर में एक छिपे हुए जहर की तरह काम करने लगती है। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सप्रेस्ड इमोशंस यानी दबाई गई भावनाएं लंबे समय तक शरीर में रहें तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं और बीमारियों का निमंत्रण बन जाती है, खासकर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, हाई बीपी और डिप्रेशन जैसी स्थितियां। तो अब सवाल है, क्या किया जाए? जवाब, भावनाओं का मुक्तिकरण। दबाई गई भावनाएं, अंदर की चुपचाप जलती आग। हमारे समाज में भावनाओं को दिखाना अक्सर कमजोरी माना जाता है। रो मत, मर्द हो। गुस्सा दिखाया तो बदतमीज कहलाओगे, दुख जताया तो लोग बातें बनाएंगे। नतीजा, हम सीख जाते हैं भावनाओं को अंदर दबाना और बाहर से मुस्कुराते रहना, लेकिन भीतर एक युद्ध चलता रहता है मन और शरीर के बीच। और जब यह युद्ध लंबे समय तक चलता है तो शरीर हारने लगता है, थक जाता है, बीमार पड़ जाता है। पहला कदम, भावना को नाम दो, जगह दो। भावनाओं को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उन्हें पहचानें और स्वीकार करें। हां, मैं गुस्से में हूं, मुझे दुख हुआ जब उसने ऐसा कहा, मैं डरा हुआ हूं इस बीमारी से। ये वाक्य जादू जैसे लग सकते हैं, लेकिन यही शुरुआत है हीलिंग की। बाहर निकालने के जरिए मीडिया ही मेडिसिन बन सकता है। भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कई तरीके हैं जिन्हें एक्सप्रेसिव मीडिया कहा जाता है। इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको सहज लगे। ओए, रोना, क्राइंग। आंसू शरीर का सबसे सस्ता और सच्चा डिटॉक्स है। जब आप रोते हैं तो कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन शरीर से बाहर निकलते हैं। 2, चीखना या आवाज देना। तकिए में मुंह दबाकर चीखें। गाड़ी में अकेले हों तो जोर से चिल्लाएं। यह पागलपन नहीं है, यह रिलीज है। 3, लिखना, जर्नलिंग। जो भी मन में आए
बिना रोक टोक के कागज पर उड़ेल दीजिए। कोई व्याकरण नहीं, कोई तर्क नहीं, बस अपने जज्बात। 4. ड्रॉ करना या पेंटिंग। आपको कलाकार बनने की जरूरत नहीं, बस रंगों से अपने मन की परछाइयां कागज पर उतार दीजिए। ये सब अंदर की सफाई के तरीके हैं, ठीक वैसे ही जैसे घर की धूल बाहर निकालनी होती है। कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपका मन शरीर को संदेश भेजता है, और अगर वह संदेश शक्तिशाली हो तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। विजुअलाइजेशन का एक आसान और प्रभावशाली तरीका है। मैं देख रहा हूं कि मेरी अच्छी कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, बुरी कोशिकाओं, बीमारी, वायरस, दर्द को घेर रही हैं, उनसे लड़ रही हैं और जीत रही हैं। इस प्रक्रिया को रोज 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके करें। मानसिक छवियां, मेंटल इमेजेस, आपकी जैविक क्रिया पर असर डालती हैं और यह विज्ञान से सिद्ध है। एक जीवंत अनुभव। सौरभ, 46 वर्षीय शिक्षक, को पाचन संबंधी गंभीर समस्या थी। इलाज से कुछ राहत तो मिली, लेकिन दर्द बना रहा। जब एक थेरेपिस्ट ने उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा तो सौरभ फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कबूल किया कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वे कभी खुलकर नहीं रोए थे। थेरेपी में उन्होंने रोने, ड्रॉ करने और विजुअलाइजेशन तकनीक को अपनाया। 2 महीने में उनका शारीरिक दर्द लगभग गायब हो गया। सौरभ ने कहा, मैंने समझा कि भावनाओं को बाहर निकालना कमजोरी नहीं, ताकत है। सच्चाई यह है, हमारा शरीर हमारी भावनाओं का कैदी नहीं, दर्पण है। जितना हम खुद को जाहिर करेंगे, उतना वह हल्का और स्वस्थ बनेगा। अध्याय का अंतिम सवाल, अगर आपकी सबसे बड़ी बीमारी किसी ऐसे जज्बे से जुड़ी हो जो आपने सालों से महसूस तक नहीं किया, तो क्या आप उसे आज बाहर निकालने की हिम्मत करेंगे? अध्याय 5, प्रतिरक्षा प्रणाली, मन, भावना और शरीर की चुपचाप चलने वाली साझेदारी। हम बीमारी के खिलाफ सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, दवा कौन सी है? पर उससे पहले जो सवाल उठना चाहिए वह यह है, क्या मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली साथ दे रही है? इम्यून सिस्टम सिर्फ शरीर की एक व्यवस्था नहीं है, यह मन, भावना और सोच के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। आज विज्ञान यह मानता है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारी कोशिकाओं, हार्मोन और रोग प्रतिरोधक ताकत पर पड़ता है। मानव शरीर की 3 महत्वपूर्ण प्रणालियां मिलकर यह तय करती हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार पड़ेंगे। 1. CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह हमारी सोच, भावनाएं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। जब मन परेशान होता है तो नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। 2. एंडोक्राइन सिस्टम। तनाव, डर या नकारात्मक भावना से कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो लंबे समय तक बने रहें तो प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देते हैं। 3. इम्यून सिस्टम। यह शरीर की सुरक्षा दीवार है जो वायरस, बैक्टीरिया और अबनॉर्मल कोशिकाओं जैसे कैंसर से लड़ती है। लेकिन यह तभी पूरी ताकत से काम करती है जब ऊपर की दोनों प्रणालियां संतुलन में हों, यानी मन में शांति एंड हार्मोन का संतुलन, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। भावनाओं का असर शरीर की सुरक्षा पर। जब आप खुश होते हैं, आशावादी होते हैं या किसी से प्रेम करते हैं, शरीर सेफ सिग्नल्स पाता है। इससे सेल्स बेहतर काम करते हैं, हीलिंग तेज होती है और इम्यून सेल्स जैसे NK सेल्स, T सेल्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसके उलट जब आप दुखी, डरे हुए या तनावग्रस्त रहते हैं, शरीर डेंजर मोड में चला जाता है। इसमें डाइजेशन रुकता है, हीलिंग धीमी हो जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स घट जाता है। केस स्टडी, ग्रेग की कहानी। ग्रेग 60 वर्षीय कैंसर मरीज की बीमारी जब तीसरे स्टेज तक पहुंच गई, तब डॉक्टरों ने सीमित संभावना बताई, लेकिन ग्रेग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कीमोथेरेपी के साथ साथ सकारात्मक सोच, गाइडेड मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उन्होंने रोज 10 पॉजिटिव बातें लिखीं, अपने शरीर से दोस्ती की और खुद को एक योद्धा की तरह देखा। 6 महीनों बाद उनकी रिपोर्ट में सुधार दिखने लगा। डॉक्टर खुद हैरान थे। csn.cancer.org की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट न केवल मरीज के मूड को बेहतर करता है, बल्कि ट्रीटमेंट की असरकारिता भी बढ़ा देता है। केस स्टडी,
सेरा की आत्मचिकित्सा यात्रा। सारा 35 वर्षीय महिला ऑटोइम्यून बीमारी से पीड़ित थी। उनकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली खुद के ही शरीर पर हमला कर रही थी। दवाओं के बाद भी सुधार सीमित था। उन्होंने एक वैकल्पिक राह चुनी, योग, प्राणायाम और ध्यान। रोज सुबह 45 मिनट योग और 20 मिनट ध्यान ने उनकी नींद, पाचन और तनाव पर सकारात्मक असर डाला। 3 महीने में सूजन कम हुई। 6 महीने में डॉक्टर ने दवाओं की डोज घटाई। आज वे लगभग सिम्टम फ्री हैं। सारा कहती हैं, मेरी चिकित्सा शरीर से नहीं, शांति से शुरू हुई थी। वैज्ञानिक प्रमाण। जब भावना और शरीर संवाद करते हैं, प्रायो न्यूरो इम्यूनोलॉजी PNI नामक क्षेत्र बताता है कि दिमाग, प्रायो नर्वस सिस्टम, न्यूरो और प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनोलॉजी के बीच सीधा संबंध है। चिंता, भय, अपराध बोध जैसी भावनाएं इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर करती हैं, जबकि खुशी, कृतज्ञता, आत्मस्वीकृति जैसी भावनाएं इसे सशक्त बनाती हैं। ध्यान देने योग्य अभ्यास, रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत कर सकते हैं। सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना, 3 चीजें जिनके लिए आभारी हैं, 10 मिनट गहरी सांसें लेना, किसी प्रियजन को दिल से गले लगाना, खुद से कह पाना, तू ठीक है और मजबूत भी। ये सब दवाइयां नहीं, लेकिन हीलिंग टूल्स हैं। अध्याय का अंतिम सवाल, अगर आपके शरीर की रक्षा करने वाली सबसे ताकतवर प्रणाली आपके ही विचारों की बंदी बन गई हो, तो क्या आप उसे आजाद करने को तैयार हैं? अध्याय 6, डॉक्टर रोगी साझेदारी। चिकित्सा तभी संपूर्ण है जब दिल भी शामिल हो। चिकित्सा केवल शरीर को ठीक करने का विज्ञान नहीं है, यह एक कला भी है। डॉक्टर बर्नी सीगल का मानना है कि एक डॉक्टर अगर केवल टेस्ट रिपोर्ट और दवाइयों पर भरोसा करता है तो वह केवल आधा उपचार कर रहा है। असली चिकित्सा तब होती है जब विज्ञान के साथ साथ विश्वास, संवाद और करुणा भी शामिल हो। मरीज को अक्सर एक पीड़ित या शिकार की भूमिका में रखा जाता है और डॉक्टर को सर्वज्ञ माना जाता है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा और मानवीय समझ कहती है, यह रिश्ता एक टीम जैसा होना चाहिए जहां दोनों की भूमिका समान हो। डॉक्टर रोगी साझेदारी का मतलब है एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, मिलकर निर्णय लेना, विश्वास की नींव पर उपचार करना। americanmeditation.org, bookie.app और amazon.com जैसी संसाधनों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन मरीजों की अपने डॉक्टर से खुली बातचीत होती है, उनके इलाज के परिणाम बेहतर होते हैं, रिकवरी तेज होती है और इलाज के साइड इफेक्ट भी कम महसूस होते हैं। विश्वास और संवाद चिकित्सा का असली टॉनिक। 1, मरीज को समझाना, न कि सिर्फ बताना। अक्सर डॉक्टर दवा या टेस्ट का नाम बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मरीज के मन में डर, संदेह और चिंता बाकी रह जाती है। जब डॉक्टर ये समय निकालते हैं कि वे मरीज को इलाज का तर्क, संभावनाएं और विकल्प समझाएं, तो मरीज खुद को शामिल महसूस करता है, न कि बस आदेश मानने वाला। 2, डॉक्टर का सुनना, सिर्फ देखना नहीं। मरीज सिर्फ लक्षण नहीं लाता, वो अपने साथ भावनाएं, डर और उम्मीदें भी लाता है। एक डॉक्टर जब उसकी कहानी सुनता है, बिना बीच में काटे, बिना जज किए, तो वह मरीज को पहली बार इंसान की तरह महसूस कराता है। 3, स्पष्टीकरण देना, ताकि मन हल्का हो। मरीज का मन अज्ञात से डरता है। जब डॉक्टर कहते हैं, यह जांच क्यों जरूरी है, इस दवा का असर कैसा होगा, अगर यह तरीका ना अपनाएं तो क्या होगा, तो इससे मरीज का डर कम होता है और शरीर इलाज को बेहतर ढंग से स्वीकार करता है। साझेदारी का असर। एक सच्ची मिसाल, एक 7 साल का बच्चा कैंसर के इलाज के दौरान हर दिन चीखता था। इंजेक्शन, चेकअप, अस्पताल का माहौल उसे डराता था। लेकिन जब एक नई डॉक्टर ने आकर उससे पहले दोस्ती की, उसके खिलौनों के बारे में पूछा, उसकी मम्मी से समय लेकर बातें की और हर कदम उसे खेल खेल में समझाया, तो उस बच्चे की प्रतिक्रिया बदल गई। अब वह न सिर्फ शांत था, बल्कि हर चेकअप से पहले डॉक्टर को खुद बुलाता था। इलाज की प्रक्रिया पहले से आसान और कम तनावपूर्ण हो गई। यही है एम्पैथी नॉलेज की ताकत। डॉक्टर शरीर और इलाज का विशेषज्ञ है, मरीज अपने अनुभव, भावनाओं और जीवन की परिस्थितियों का विशेषज्ञ है। जब दोनों मिलते हैं, तभी इलाज पूरी तस्वीर को छू पाता है।
जैसा कि डॉक्टर बर्नी सीजल ने कहा, डॉक्टर नहीं है हीलर, द डॉक्टर इज द हेल्पर, द पेशेंट इज द वन हु हील्स। डॉक्टरों को क्या चाहिए? सहयोग, स्पष्ट जानकारी, ईमानदारी। मरीजों को क्या चाहिए? समझ, गरिमा, आश्वासन। अगर ये दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से को समझें और साझा करें तो चिकित्सा एक बोझ नहीं, एक संवेदनशील प्रक्रिया बन जाती है। साझेदारी संवाद। अपने डॉक्टर से अगली बार मिलने पर पूछें, आपको क्या लगता है मेरी बीमारी का मूल कारण क्या हो सकता है? क्या कोई वैकल्पिक उपाय या लाइफस्टाइल बदलाव की सलाह है? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यह कोई चुनौती नहीं, यह साझेदारी का पहला कदम है। अध्याय का अंतिम सवाल, अगर आपके इलाज की सफलता इस बात पर टिकी हो कि आप और आपके डॉक्टर कितनी सच्चाई और करुणा से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो क्या आप दोनों उस रिश्ते को एक टीम बनाने को तैयार हैं? अध्याय 7, चमत्कार नहीं, समर्पित प्रयास। हीलिंग कोई जादू नहीं, जागरूक यात्रा है। जब कोई असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है तो लोग कहते हैं यह चमत्कार है, लेकिन डॉक्टर बर्नी सिगल इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है, चमत्कार शब्द हटाइए, यह परिणाम है, लगातार मेहनत, गहरी आशा और मन शरीर की साझी लड़ाई का। हम अक्सर वह देखना चाहते हैं जो एक दिन में बदल गया, लेकिन नहीं देखते कि उस एक दिन तक पहुंचने में कितनी रातें लगीं, कितनी भावनाएं खोली गईं और कितनी बार उम्मीद को खुद से चिपकाए रखा गया। चमत्कार न कोई जादू, न संयोग। csn.cancer.org के अनुसार ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां मेडिकल मिरेकल कहे जाने वाले रोगी वास्तव में अपने इलाज में पूरी सक्रियता से जुड़े रहे, अपनी जीवन शैली और सोच में बदलाव लाए, भावनात्मक क्लीनअप किया और शरीर के साथ एक नई साझेदारी बनाई। यह कोई जादुई इलाज नहीं था, यह एक एक दिन की मेहनत, मानसिक अनुशासन और विश्वास का नतीजा था। असली चमत्कार क्या है? जब कोई मरीज डॉक्टर से कहता है, अब मैं भी हिस्सा लूंगा, सिर्फ सहने वाला नहीं रहूंगा। जब कोई अपने गहरे दर्द को बाहर निकालकर रोता है और खुद को माफ करता है, जब कोई हर सुबह नई उम्मीद से आंखें खोलता है, यही असली चमत्कार है। सेल्फ इंड्यूस्ड मिरेकल्स यानी खुद द्वारा निर्मित बदलाव का मतलब है आपकी इच्छा शक्ति, भावनात्मक ईमानदारी और शरीर के साथ आपकी दोस्ती। डॉक्टर सिग्गल ने हजारों कैंसर रोगियों के साथ काम किया है। वे कहते हैं, जो मरीज खुद को पैसिव विक्टिम नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट मानते हैं, वे ज्यादा तेजी से और स्थायी रूप से ठीक होते हैं। उनका सुझाव है कि हम चमत्कार जैसे शब्द को छोड़कर इसे संभावना कहें और उसे हकीकत में बदलने के लिए अपने हिस्से का काम करें। वन जनरेशंस मिरेकल इज अनदर साइंस। आज से 100 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि दिल की सर्जरी संभव है तो लोग हंसते। आज यह आम है। आज जिन घटनाओं को हम चमत्कार कहते हैं, कल वे सामान्य विज्ञान बन जाएंगी, बशर्ते हम सीखना बंद न करें। मेडिटेशन से इम्यून सिस्टम को सक्रिय करना, विजुअलाइजेशन से हीलिंग प्रक्रिया तेज करना, रिलेशनशिप्स को ठीक कर शरीर को राहत देना, ये सब कल के मिरेकल्स थे। आज के न्यूरोसाइंस और इम्यूनोलॉजी में इनके स्पष्ट प्रमाण हैं। अंतिम प्रेरणा, आपके अंदर ही है बदलाव की पूरी क्षमता। आपको किसी चमत्कारी इलाज, बाहरी गुरु या दैवी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही वह प्रेरणा, विवेक और संवेदना मौजूद है जो हीलिंग को जन्म देती है, चाहे आप बीमार हों या पूरी तरह स्वस्थ। यह पुस्तक सिर्फ रोग से मुक्ति की नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने की कला की बात करती है। आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस सुझाव। 1. सेल्फ चेक इन शुरू करें। हर दिन कुछ मिनट खुद से पूछें, आज मेरा मन कैसा है? मेरे शरीर को किस बात की जरूरत है? क्या मैं किसी भावना को दबा रहा हूं? 2. हीलिंग टूल किट बनाएं। एक डायरी में अपने लिए एक हीलिंग टूल किट बनाएं। पसंदीदा ध्यान या ब्रीदिंग टेक्निक, भरोसेमंद डॉक्टर या काउंसलर की लिस्ट, ऐसी चीजें जो आपको ग्राउंडेड महसूस कराए, जैसे संगीत, प्रकृति, प्रार्थना। 3. सपोर्ट सिस्टम बनाएं। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं लड़ता। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको समझें या कम से कम आपकी हीलिंग की प्रक्रिया को जज न करें। 4. हर दिन छोटा कदम।
हीलिंग कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संवाद बढ़ाए, चाहे वह 5 मिनट की प्रार्थना हो, एक प्याला चाय शांति से पीना हो या सिर्फ गहरी सांस लेना हो। अध्याय का अंतिम सवाल, अगर चमत्कार बस आपके दृढ़ इरादे, आत्मस्वीकृति और थोड़ी थोड़ी कोशिश का दूसरा नाम हो, तो क्या आप आज से अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। इस पुस्तक की यात्रा आपने पूरी की। यह कोई साधारण बात नहीं। यह दिखाता है कि आप अपने जीवन को सिर्फ बचा नहीं रहे, आप उसे जागृत करना चाहते हैं। अब यह ज्ञान सिर्फ शब्द न रहे, इसे अनुभव में बदलिए, क्योंकि हीलिंग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। और दोस्तों, लव, मेडिसिन और मिराकल्स हमें एक बेहद अहम बात सिखाती है कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि हमारा मन, सोच और आत्मा की शक्ति भी हमारी सेहत पर गहरा असर डालती है। डॉक्टर बर्नी सीगेल बताते हैं कि जब मरीज खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, जब वो अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तो और जब वो प्यार, माफी और उम्मीद जैसे भावों को अपनाते हैं, तब चमत्कार भी मुमकिन हो जाते हैं। इस किताब का संदेश साफ है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन हीलिंग हमारे अंदर से आती है। अगर हम अपनी सोच बदलें, खुद से प्यार करें और जीने की इच्छा रखें, तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। तो अगर आप या आपका कोई अपना किसी बीमारी से लड़ रहा है, तो याद रखिए, सिर्फ शरीर का इलाज काफी नहीं, दिल और दिमाग का इलाज भी जरूरी है। अगर ये बातें आपको दिल से छू गईं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको इस किताब की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक बात क्या लगी। और हां, अगर आप ऐसी और किताबों की ताकतवर सीखें मिस नहीं करना चाहते, तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, प्यार, विश्वास और उम्मीद यही सबसे बड़ी दवाएं हैं। धन्यवाद।